आज की क्लास में हम कंप्लीट एक्सेल सीखेंगे। आज किसी भी फील्ड में हम देखें तो एक्सेल काफ़ी यूज़फुल है। कोई भी हमें किसी भी टाइप से कोई डेटा एंट्री करनी हो, कोई रिकॉर्ड तैयार करना हो तो हम कर सकते हैं। स्कूल का रिकॉर्ड तैयार करना हो, स्टूडेंट्स का अलग अलग तरह से रिकॉर्ड तैयार करना हो, टीचर्स का रिकॉर्ड तैयार करना हो, या फिर हमें कोई एक्सेल में कोई चार्ट क्रिएट करना हो, या हमें सैलरी स्लिप बनानी हो, या हमें कोई बिल बनाना हो, तो इन सभी चीज़ के लिए हमारे पास जो है वो एक्सेल परफेक्ट सॉफ्टवेयर कहलाता है। हम हर काम एक्सेल में बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेल कंप्लीट सीरीज हमने 3 स्टेप में बनाई है: बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल और इंडस्ट्रियल एक्सेल। यदि ये तीनों लेवल के वीडियो आप देख लेते हैं तो आप एक्सेल के मास्टर बन जाते हैं। यदि आप एक्सेल के ज़्यादा जानकार नहीं हैं तो आपको सबसे पहले एक्सेल बेसिक के वीडियो देखने होंगे, और यदि आप थोड़े बहुत जानकार हैं और आपको थोड़ा एक्सेल का ज्ञान है तो आप एडवांस एक्सेल देख सकते हैं। और यदि आप एक्सेल के काफ़ी अच्छे ज्ञाता हैं तो आप हमारा इंडस्ट्रियल एक्सेल का वीडियो ज़रूर देखें। हमारी राय आपको यह रहेगी कि आप एक्सेल के जानकार हैं तो भी पहले आप बेसिक के वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि प्रैक्टिकली वर्क करने के लिए एक्सेल बेसिक काफ़ी ज़रूरी होता है। एक्सेल का यूज़ इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत ज़्यादा हो गया है। यदि हमें एडवांस एक्सेल आता है या एक्सेल में बहुत अच्छी पकड़ है तो अच्छी जॉब मिल जाती है। जॉब की अगर हम बात करें तो मार्केट में सबसे ज़्यादा जॉब या डिमांड टैली और एक्सेल की रहती है। पूरी तरह से सीखने के बाद सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, तो अनिल कंप्यूटर्स ने फ्री सर्टिफिकेट की स्कीम भी निकाली है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिनके स्टेप को फॉलो करके आप फ्री सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। आप बीच में किसी भी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ स्किप कर दी तो आपको वो चीज़ अच्छे से समझ नहीं आएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और पसंद आने पर उसको लाइक ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या आपकी अपनी कोई राय है तो आप ज़रूर बताएं। और अपने ऐसे साथियों को ये वीडियो देखने के लिए ज़रूर उत्साहित करें जिनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। सबसे पहले MS एक्सेल स्टार्ट करने का जो तरीका है वो है, आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करें और ऑल प्रोग्राम्स में जाएं। यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फोल्डर दिखाई देगा, इसको ओपन करें, क्योंकि हमारा MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। इसको हमने स्टार्ट किया तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक शॉर्ट कमांड है MS एक्सेल को स्टार्ट करने की, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड से विंडो की प्रेस करके R को प्रेस करते हैं तो एक रन बॉक्स ओपन होता है। इस रन बॉक्स में आपको लिखना है EXCEL। एक्सेल का केवल एक्सेल ही लिखेंगे, MS एक्सेल नहीं लिखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं लिखेंगे, केवल एक्सेल लिखेंगे और एंटर करेंगे या फिर ओके कर देंगे, तो आपका एक्सेल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। देखिए, एक्सेल स्टार्ट करने के बाद ये जो विंडो आपके सामने खुली हुई होती है, तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार। सबसे ऊपर ऊपर जो दे रखा है आपको, जो रेड लाइन दिखाई जा रही है, ये कहलाता है आपका टाइटल बार। और इसी टाइटल बार के आपको सेंटर में जो दिखाया जा रहा है, यानी बुक वन का मतलब है कि हमारी जो वर्कशीट, जो हमारी जो फाइल है, जो हमारी एक्सेल की जो फाइल है, जो हम फाइलें बनाते हैं, वो सारी फाइलें वर्कबुक कहलाती है। यानी एक्सेल में आप कोई भी फाइल जब बनाते हैं तो वो वर्कबुक कहलाती है। और बुक 1 इसलिए दिखाया गया है क्योंकि हमने एक ही वर्कबुक अभी ओपन की है, तो बुक 1 है। नेक्स्ट हम और भी कोई ओपन करेंगे तो यहाँ पे बुक 2 दिखाया जाएगा। ये बुक 1 तब तक दिखाई देगा जब तक आप इस फाइल को सेव नहीं कर देते। जब आप इस फाइल को सेव कर देंगे, जब इस वर्कबुक को सेव कर दी जाएगी, तो जिस नाम से आप सेव करेंगे उसी नाम से ये पहचानी जाएगी। और जब तक आप सेव नहीं करते हैं तब तक ये बुक 1 नाम से ही दिखेगी। तो ये तो हुआ हमारा ऊपर टाइटल बार। इसमें आपको लेफ्ट साइड में ये क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन भी दिया गया है। इसमें कई सारे ऑप्शंस अप्लाई किए गए हैं। अगर आप डायरेक्टली नई फाइल खोलना चाहें, अपनी फाइल को सेव करना चाहें, अंडू रीडू को यूज़ करना चाहें, तो सारे आइकन यहाँ पे सेट किए हुए हैं। और भी अगर आप सेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं ये।
और जो आपको यहाँ पे अप्लाई किए हुए दिख रहे हैं, यानी ये यहाँ पे दिए गए हैं, नई फाइल खोलने के लिए सेव का, अनडू, रीडू का, या ओपन का भी देना चाहे तो यहीं पे ओपन का, तो कोई भी फाइल ओपन करनी है एक्सेल की तो डायरेक्टली यहीं से ओपन कर लेंगे। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में अपनी ही फाइल को मिनिमाइज करना है, उसको क्लोज करना है, तो ये आइकन दिए गए हैं। उसके बाद नीचे दे रखे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे अलग अलग जो है मेनू बार्स हैं, और हर एक मेनू बार के नीचे जो ऑप्शंस जो दिखाए जा रहे हैं ये कहलाता है आपका पूरा रिबन। इसमें अलग अलग छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड का है, होम मेनू का, जो आप जब रिबन देखते हैं या उसके जो ऑप्शंस देखते हैं वो अलग अलग ब्लॉक्स के रूप में है, जैसे क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट का है, नंबर है। वैसे ही इंसर्ट में भी आपको दिखेगा ये सारे। तो ये जहाँ पे ऑप्शन खुलते हैं, जब भी हम किसी मेनू बार पे क्लिक करते हैं तो जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाए जाते हैं वो खुलते हैं रिबन पे। ये रिबन है आपका। कई बार आपको रिबन हाइड करना है, शो करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इस वाले ऑप्शन पे, तो ये देखिए रिबन हाइड हो जाता है, वापस उसी को क्लिक करते हैं तो रिबन शो हो जाता है। या फिर दूसरा तरीका है, यहाँ पे इस स्पेस पे टॉप पे अपना राइट क्लिक करें, और यहाँ से भी हम कर सकते हैं इस रिबन के ऊपर मिनिमाइज द रिबन कर देंगे तो ये रिबन मिनिमाइज हो जाता है, वापस उसी को क्लिक करते हैं तो वापस वो शो हो जाता है। या फिर ये आइकन जो दे रखा है उस पर हम जाके रिबन को हाइड या शो कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल F1 भी कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो दे रखा है, देखिए एक बहुत बड़ी शीट होती है। वर्कबुक के अंदर जो पेजेस होते हैं वो शीट के रूप में होते हैं। इसमें पेजेस नहीं होते हैं, इसमें शीट्स होती हैं, जिसमें ये कुछ छोटे छोटे ब्लॉक्स आपको बने हुए दिखाई देते हैं। और शीट डिफॉल्ट रूप में तो 3 होती है, अगर आप और चाहें तो और इंसर्ट कर सकते हैं। जब भी आप एक्सेल की वर्कशीट स्टार्ट करेंगे तो 3 शीट आपको इसमें दिखाई देगी। इसके अलावा देखिए हम एक्सेल में क्या क्या काम कर सकते हैं। तो एक्सेल किस लिए यूज किया जाता है, तो एक्सेल में बैलेंस शीट बनाई जा सकती है, टोटल निकाले जा सकते हैं, बिल बनाए जा सकते हैं, मार्कशीट बनाई जा सकती है, सैलरी स्लिप बनाई जाती है, जिसमें हमें कोई भी टेबल वर्क जो करना है उसके लिए एक्सेल बहुत ही परफेक्ट सॉफ्टवेयर माना जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसको हम स्प्रेडशीट एप्लीकेशन भी कहते हैं, इसलिए इसमें हमारा जो काम है वो बहुत ही परफेक्टली हो सकता है। इसमें ये सारी ग्रिड लाइन बनी हुई है, इस ग्रिड लाइन में हमें अपना कोई भी वैल्यू वगैरह ऐड करके हमें अपना वर्क करना होता है। इसमें अलग से ये ग्रिड लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। MS वर्ड में जब हम कोई भी टेबल बनाते हैं तो उसमें एक ग्रिड लाइन बनानी पड़ती है, लेकिन एक्सेल में ये सारी ग्रिड लाइन आपके पास बनी हुई है। इन एक्सेल में आपके पास जो एक शीट दिखाई दे रही है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, और इसमें कुछ अल्फ़ाबेट भी आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ न्यूमेरिक डेटा भी दिखाई दे रहे हैं। इनका यूज़ क्या है और ये क्या है वो जानते हैं। देखिए जो आपको वर्टिकली जो अल्फ़ाबेट में दिखाया जा रहे हैं, जो वर्टिकली आ रहे हैं वो हैं आपके इस एक शीट के कॉलम। ये कॉलम है जो वर्टिकली आ रहा है, और जो न्यूमेरिक है वो है जो हॉरिजॉन्टल जा रहा है वो है आपके रो। ये देखिए ये रो है, यानी कुछ इसमें रोज दी गई हैं, कुछ इसमें कॉलम्स दिए गए हैं, और उसी रो और कॉलम से मिलके बनता है एक सेल। यानी ये एक सेल रिप्रेजेंट कर रहा है एक कॉलम को और एक रो को। यहाँ पे दो चीज आपको और दिखाई जा रही है, ये है एड्रेस बार जिसको हम नेम बॉक्स भी कहते हैं, और इस सेल को यानी जहां भी हम कर्सर रखते हैं वो सेल जो है उसमें दो रिलेटिव दिखाए जाते हैं, एक उसका कॉलम एक उसका रो, तो उसका एड्रेस बनता है F7। पहले कॉलम शो होता है और फिर रो शो होती है। जहां भी आप कर्सर रखेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ कर्सर रखा J वाले कॉलम पे, तो J और 40 यानी दोनों ही ये सेलेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि इस सेल में एक कॉलम और एक रो दिया गया है, तो आंसर बनता है, यानी आपका इसका जो एड्रेस बनता है वो है J14। इस तरह से तो एक कॉलम और एक रो से मिलकर बना है आपका एक सेल। अब कितने सेल और कितने रो हैं वो भी जानते हैं, उससे पहले हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। जब भी आप कहीं भी अपना सेल पे कर्सर रखते हैं तो सेल का एड्रेस तो नेम बॉक्स में आता है, लेकिन एक सेल में जो भी टाइप किया जाता है, कोई भी वैल्यूज टाइप की जाएगी तो वो दिखेगी आपकी फॉर्मूला बार में। जैसे हम यहाँ पे कोई भी
नाम लिखते हैं, ये हमने नाम लिखा, तो ये आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस फॉर्मूला बार में। तो इस तरह से फॉर्मूला बार में आपको उस सेल में जो भी वैल्यूज आप लिखते हैं वो शो करता है यहाँ पे फॉर्मूला बार में। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये है नेम बॉक्स और ये है फॉर्मूला बार। ये सिर्फ एड्रेस दिखाएगा उस सेल का, लेकिन ये उसमें क्या डेटा ऐड किया हुआ है वो शो करता है। उसके बाद बात करते हैं हम नीचे का जो पोर्शन जो दे रखा है, ये है टास्क बार। टास्क बार या स्टेटस बार हम दोनों ही कह सकते हैं। अपने प्रोग्राम को मिनिमाइज करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। अगर हम इस प्रोग्राम को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, वापस उसी पे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाता है। स्टार्ट का बटन भी आपको यहीं पे दिखाई देता है। उसी के राइट साइड में आपको दिया गया है सिस्टम ट्रे। तो सिस्टम ट्रे में छोटे छोटे जो ऑप्शन, डेट और टाइमिंग और पेज का स्केल कम या ज़्यादा करने के लिए जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो सिस्टम ट्रे पे रहते हैं। अगर हमें जूम साइज इसकी बढ़ानी है तो जूम साइज, यानी हमें यहाँ पे प्लस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये जूम इन होता है, यानी आप अपने पेज का स्केल बढ़ाना चाह रहे हैं। और जूम आउट करेंगे तो इस माइनस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट हो जाता है। तो इस तरीके से हमें अपने पेज का स्केल कम या ज़्यादा करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। नॉर्मली तो 100% रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे एक्सेल की एक शीट में कितने रो और कॉलम होते हैं। यानी अगर हम एक्सेल की एक शीट की बात करते हैं तो एक्सेल की एक शीट में कितने रो हैं। अब हम रो काउंट करना चाहते हैं, तो रो काउंट करने के लिए देखिए इसमें एक एक्सेल की शीट में 10,48,576 रो होते हैं, लेकिन हम चेक करना चाहते हैं कि कितने हैं टोटल। तो 1 पे क्लिक करके कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करें, जो सबसे लास्ट वाली रो में हम आ जाते हैं, जो करीब 10,48,576 है। एक शीट की अगर हम बात करें तो इतने इसमें रो दी गई होती है। वापस हमें बैक जाना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो की करेंगे तो वापस हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद अगर इसमें हम कॉलम भी चेक करना चाहें तो कॉलम कितने दिए गए होते हैं। तो ये जो वर्टिकली है ये सारे कॉलम है। कॉलम काउंट करने के लिए हम स्टार्ट पे अपना कर्सर रखते हैं, कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करते हैं, जो करीब 16,384 इसमें कॉलम्स दिए गए होते हैं। अल्फाबेट में है इसलिए न्यूमेरिक में पता नहीं चल रहा, बाकी 16,384 इसमें कॉलम दिए होते हैं। वापस हमें बैक आना है तो कंट्रोल के साथ हम लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे, वापस हम बैक आ जाते हैं। ये तो रो और कॉलम की बात हुई, लेकिन टोटल शीट कितनी होती है। तो एक्सेल में टोटल शीट होती है 256 इसमें शीट्स होती हैं। तो इस तरह से हम अपने एक्सेल में बहुत सारा डेटा फीड कर सकते हैं। एक्सेल में ना तो शीट कम पड़ती है और ना ही एक शीट में रो और कॉलम कम पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज इसमें ऐड की जा सकती है। तो ये था हमारा एक्सेल का इंट्रोडक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम इंट्रोडक्शन समझते हैं तभी हम एक्सेल में आगे काम कर पाएंगे। किसी भी एक टेबल में अगर हमें रो और कॉलम और इंसर्ट करना है तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक टेबल ऑलरेडी बनी हुई है। इसमें हमने सीरियल नंबर, नाम, क्लास, मैक्सिमम मार्क्स और 3 सब्जेक्ट ऐड किए हैं। अब इसमें हमें एक्स्ट्रा और भी कॉलम लेने हैं, तो हमें यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। हम दोनों तरीके से कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपको दे रखा है होम टैब में, इंसर्ट में जाकर यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हैं तो इंसर्ट शीट रो और इंसर्ट शीट कॉलम दोनों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आप किस तरह से रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले देखिए जो टेबल आपके पास बनी हुई है, आपको ये पता करना है कि आपको कॉलम किसके पहले चाहिए और किसके बाद में चाहिए। जैसे आप ऐसा नहीं कहीं पे भी क्लिक करके आप कॉलम इंसर्ट कर लें, आपको जहाँ ज़रूरत है आप वहीं इंसर्ट करें। जैसे हमारे पास यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं। मैक्सिमम मार्क्स 600 है। इसका मतलब ये है कि 3 कॉलम हमें और ऐड करने हैं, जिसमें हमें मैथ्स का, साइंस का और हिस्ट्री का और कॉलम लेना है उसमें सब्जेक्ट ऐड करने के लिए। तो हमें यहाँ पे देखिए हिंदी, इंग्लिश के बाद में आता है मैथ्स। लेकिन अगर आप कर्सर यहाँ रख कर अगर आप इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट कॉलम करेंगे तो अभी इसके
पहले की तरफ, आगे की तरफ, यानी इंग्लिश के आगे एक कॉलम इंसर्ट होगा, लेकिन हमें तो चाहिए इंग्लिश के कॉलम के बाद में एक कॉलम। तो आपको पीछे वाला कॉलम सेलेक्टेड करना है, यानी कंप्यूटर वाला जो कॉलम दिया हुआ है कर्सर आपका उस रेंज पर होना चाहिए। उसके बाद हम इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट शीट कॉलम करेंगे। तो देखिए इसी के आगे की तरफ एक कॉलम इंसर्ट हो जाता है और उसी फॉर्मेटिंग में आ जाता है जिस फॉर्मेट में हमने बाकी सेल को भी अप्लाई। और अगर हम चाहते हैं कि एक साथ और भी सेल इंसर्ट करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखिए हमें इसमें हमने डाल दिया जैसे मैक्स, हम यहाँ पे डाल देते हैं मैक्स। लेकिन अब आपको चाहिए कि मैक्स के बाद में साइंस का कॉलम भी लेना है, तो कंप्यूटर वाले कॉलम को ही हम सेलेक्ट करके रखेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट शीट कॉलम करेंगे। तो देखिए इसी के आगे एक कॉलम और इंसर्ट हो जाता है। अगर आप मैक्स को सेलेक्ट करते हैं तो आगे की तरफ आ जाएगा, लेकिन अगर हम मैक्स के पीछे लेना चाहते हैं तो लास्ट वाले कॉलम को हमें सेलेक्ट रखना है, तो एक नंबर आगे की तरफ कॉलम इंसर्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर एक कॉलम और इंसर्ट करना है तो इंसर्ट में गए और इंसर्ट शीट कॉलम कर दिए। देखिए एक कॉलम और इंसर्ट हो गया। तो जितने कॉलम हमें बनाने हैं उतने कॉलम हम बना सकते हैं। एक तरीका और होता है किसी भी कॉलम को इंसर्ट करने का। एक तरीका तो हमने यहाँ से देखा इंसर्ट शीट कॉलम से, और एक और तरीका होता है जैसे हमें यहीं पे इसी के आगे एक कॉलम और बनाना है तो राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे दे रखा है एंटायर कॉलम, कहाँ पे आपको एंटायर करनी है तो एंटायर कॉलम करेंगे, सेलेक्ट, ओके कर देंगे। तो देखिए इसके आगे एक कॉलम बन जाता है। तो इस तरीके से हम कॉलम दोनों ही तरह से ले सकते हैं। चाहे तो यहाँ से लें आप होम मेनू में जाके इंसर्ट वाले ऑप्शन में इंसर्ट शीट कॉलम करें, और या फिर आप राइट क्लिक करके माउस का राइट क्लिक प्रेस करके भी इंसर्ट से आप कॉलम इंसर्ट कर सकते। तो देखिए ये तो कॉलम इंसर्ट करना हुआ। इसके बाद हमें रो इंसर्ट करना है। हो सकता है हमें एक नाम एंट्री और करनी है बीच में, तो हमें क्या करना होगा, एक रो बनाना है। तो रो हम कहाँ, जैसे यहाँ पे 15 हमने लास्ट किया हुआ है, आप चाहते हैं कि भव्य से पहले एक एंट्री और बाकी रह गई है, तो जहाँ आपने अपना कर्सर रखा हुआ है अगर आप इससे पहले लेना चाहते हैं तो इंसर्ट में जाके रो वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे तो इस भव्य से पहले आएगी। लेकिन आप चाह रहे हैं कि भव्य के बाद में आए तो उसके नीचे वाली सेल को आपको सेलेक्ट रखना है, क्योंकि जैसा कॉलम में हमने देखा था कि एक नंबर आगे की तरफ कॉलम इंसर्ट होता है, वैसे ही रो भी एक नंबर आगे की तरफ ही इंसर्ट होगा। तो जहां आपको लेना है कर्सर उसके बाद वाले रो पर होना चाहिए, कॉमल से पहले चाहिए। तो कॉमल वाला हमने रो सेलेक्ट किया हुआ है, यानी ये 12 रो जो दिख रही है पूरी सेलेक्टेड है एंड तक। रो कॉलम और रो हमेशा इस तरह से हॉरिजॉन्टल दिखाता है और कॉलम वर्टिकली दिखाता है। जहाँ पे आपको न्यूमेरिक डेटा दिखाया जा रहे हैं वो हैं आपके रो, और जहाँ पे अल्फ़ाबेट है वो है वर्टिकली यानी आपके कॉलम है। तो हमें अभी रो इंसर्ट करनी है, तो जैसे हमें कोमल के ऊपर करनी है तो हमें सेलेक्ट करना है कोमल को, यानी कोमल वाले रो को। और वही तरीका जैसा हमने कॉलम इंसर्ट किया वैसे ही होम टैब में इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट शीट रो करेंगे। तो देखिए इसी के ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाती है। आप ये चाहते हैं कि कोमल के बाद में लेना है तो शिखा वाला रो जो है उसको सेलेक्ट रखना है, यानी कर्सर आपका शिखा वाले सेल पर होना चाहिए और इंसर्ट में जाकर इंसर्ट शीट रो करेंगे। देखिए यहाँ पे रो इंसर्ट हो जाती है। और अगर आप दूसरा तरीका भी यूज़ करना चाहें, जैसा हमने कॉलम इंसर्ट किया था वैसा ही हम रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें छाया से पहले लेना है एक रो, तो राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे, एंटायर रो करेंगे और ओके कर देंगे। देखिए छाया से पहले एक रो और इंसर्ट हो जाती है।
तो आपको कुछ स्टूडेंट्स के नाम अगर लिखने बाकी रह गए हैं और आप अगर लिखना चाहते हैं, या कोई भी टेबल ऐसी बनी हुई है जिसमें आपके पास रो और कॉलम कम पड़ जाते हैं, तो आप इंसर्ट में जाके और रो या कॉलम बढ़ा सकते हैं। रो और कॉलम को कैसे डिलीट किया जाए? देखिए, कई बार होता है कि हमारे पास किसी टेबल में एक्स्ट्रा रो कॉलम इंसर्ट हो जाते हैं। अब हमें उनको हटाना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए दो तरीके हैं एक्सेल में। तो उसके लिए सबसे पहले इंसर्ट में होम मेनू में ये डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम डिलीट का ऑप्शन ओपन करते हैं तो इसमें डिलीट सेल, डिलीट शीट रो, डिलीट शीट कॉलम और डिलीट शीट दिया हुआ है। तो अगर हमें रो और कॉलम को डिलीट करना है तो इन ऑप्शन से कर सकते हैं। लेकिन कौन सा रो और कॉलम हमें डिलीट करना है, सबसे पहले हमारा कर्सर उसी पोजीशन पे होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये 3 कॉलम एक्स्ट्रा दिए गए हैं, तो अगर हमें कॉलम को डिलीट करना है, इस कॉलम को डिलीट करना है, तो कॉलम यहाँ पे अपना कर्सर होना चाहिए, इसी कॉलम पे अपना कर्सर रहेगा और डिलीट ऑप्शन में जाएंगे, डिलीट शीट कॉलम कर देंगे, तो देखिए वो कॉलम वहाँ से डिलीट हो जाता है। दूसरा तरीका है, अगर हम चाहते हैं कि ये कॉलम भी डिलीट हो, तो एक दूसरा तरीका और रहता है डिलीट करने का। राइट क्लिक करेंगे और इसी में डिलीट का ऑप्शन दिया है, डिलीट। यहाँ पे दे रखा है डिलीट रो, इंटायर कॉलम। अगर हमें रो करना है तो ये 2 वाला जो है वो रो सेलेक्टेड है, और अगर हमें कॉलम डिलीट करना है तो इंटायर कॉलम यानी आई सेलेक्टेड है। तो अगर रो करेंगे तो ये रो डिलीट हो जाएगा, यानी ये सीरियल नंबर, नेम, क्लास, मैक्सिमम नंबर जो दे रखे हैं, ये वाला रो डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि कॉलम डिलीट करना, तो ये आई वाला जो कॉलम है जो अभी बिल्कुल ब्लैंक है, उसे हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इंटायर कॉलम किया और डिलीट कर दिया। तो देखिए, ये दोनों ही तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि 2 कॉलम हम एक साथ डिलीट करें, तो दोनों कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं। चाहे तो डिलीट यहाँ से करें या फिर राइट क्लिक करके हम डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट शीट कॉलम किया, ये दोनों ही कॉलम एक साथ डिलीट हो जाते हैं। जिस तरह से हमने कॉलम को डिलीट किया, उसी तरीके से हम रो को भी डिलीट कर सकते हैं। रो जो हॉरिजेंटल है वो रो है, यानी ये 12 जो दे रखा है ये पूरा सेलेक्टेड है। अगर आप इस रो को, एक्स्ट्रा रो है, अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो कर्सर आप कहीं पे भी रखें, ये पूरा रो जो है वो सेलेक्टेड रहता है। तो आपको डिलीट करने के लिए वही होम मेनू में आपको यहाँ पे डिलीट में जाना है और डिलीट को ओपन करेंगे और डिलीट शीट रो कर देंगे। तो इस तरह से वो रो डिलीट हो जाती है और दूसरा डेटा जो है वहीं पे अरेंज हो जाता है 12 रो पर। इसी तरीके से हमें और भी अगर डिलीट करना है, जो दूसरा तरीका है रो को डिलीट करने का, वो है राइट क्लिक करके हम डिलीट प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इंटायर रो, तो इंटायर रो करेंगे और ये रो डिलीट हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हमें रो और कॉलम को डिलीट करना है तो आपको एक्सेल में दोनों ही ऑप्शन से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आप एक साथ करना चाहते हैं तो एक साथ आप रो और कॉलम को सेलेक्ट करके भी, चाहे तो राइट क्लिक करके करें, चाहे इस ऑप्शन से आप कॉलम या रो दोनों में से कोई भी आप डिलीट कर सकते। रो और कॉलम की हाइट और विड्थ कैसे बदल? देखिए, कभी भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उस टेबल में, एक एक्सेल की शीट में टेबल बनाते समय यहाँ पे जो साइज दे रखी होती है उस सेल की, वो बहुत छोटी होती है। तो हमें उसमें कोई भी अपना नाम ऐड करना है। जैसे हम यहाँ पे कोई नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा हेमेंद्र सिंह भाटी। अब यहाँ पे ये हमने इस एक सेल में लिखना चाहा, लेकिन ये दूसरे सेल में भी चला गया। कारण ये कि इस सेल की साइज इतनी कम है कि उस सेल में आप अपना डेटा भी पूरा ऐड नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें उसकी कॉलम की विड्थ को बढ़ा के ही इसको एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पे हम अगर ऊपर कर्सर रख के इसको आगे की तरफ मूव करेंगे तो देखिए इसकी कॉलम की विड्थ बढ़ जाती है और ये उसी सेल में शिफ्ट हो। इसी तरीके से यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने बनाए हुए हैं, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का नाम जो है
अलग अलग नाम भी दे रखे हैं और स्टूडेंट के नाम की हेडिंग जो बनी हुई है वो भी इसमें छिप गई है, यानी उस एक सेल में ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब भी आप किसी सेल की साइज को बढ़ाते हैं या उस डेटा की साइज को बढ़ाते हैं फॉन्ट साइज, तो उस सेल में वो डेटा एडजस्ट करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी ये सारे नाम जो है वो आपको कटे हुए दिख रहे हैं जिनकी नाम की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये भी कट रहा है। यहाँ पे नंबर के लिए तो ये जितना इसका स्पेस दे रखा है उतना सफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे ऊपर जो आपको टेक्स्ट दिखा रखा है वो पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी ये पूरा नहीं है, यहाँ पे सभी में आपको ये डेटा कुछ कटा हुआ नजर आ रहा है। तो हमें इसको सेट करने के लिए कॉलम की विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा। तो कॉलम की विड्थ बढ़ाने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है जिस कॉलम की अगर आप साइज बढ़ाना चाहते हैं उसी कॉलम पे अपना कर्सर रखें यहाँ पे टॉप पर, और यहाँ पे देखिए इस तरह से आइकन आ जाता है, आप इसको आगे की तरफ मूव करिए इस तरह से ही। तो ये जैसे जैसे आप आगे की तरफ मूव करेंगे वो पूरा डेटा उस सेल में एडजस्ट होता हुआ आपको नजर आएगा इस तरह से। अब देखिए पूरा स्टूडेंट नेम पूरा डिस्प्ले सही से हो रहा है और बाकी स्टूडेंट के नाम भी सही से डिस्प्ले हो रहे हैं। इसी तरीके से एक दूसरा तरीका और है, अगर हम किसी कॉलम की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो जिस कॉलम की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं कर्सर उसी टॉप पर रखकर राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा कॉलम की विड्थ का ऑप्शन। कॉलम की विड्थ का ऑप्शन ले, यहाँ पे जो साइज दे रखी है उससे अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको बढ़ा दें। जैसे हम यहाँ पे 10 कर देते हैं, 10 इंच कर दिया और यहाँ पे देखिए वो एडजस्ट हो गया। तो दोनों ही आपके पास एक्सेल में ऑप्शन दे रखे हैं, या तो आप नॉर्मली जो है यहाँ से कर सकते हैं इस तरह से, जितना आपको सेट करना है उसको सेट कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है राइट क्लिक करके कॉलम की विड्थ का ऑप्शन। सभी में अगर बराबर सेट करनी है तो आप राइट क्लिक करके भी सभी में बराबर सेट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके हैं कॉलम की विड्थ बढ़ाने के। आप उस तरह से अपनी कॉलम की विड्थ बढ़ा के उस डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर अगर हम चाहते हैं कि किसी भी सेल के डेटा को एडजस्ट करने के लिए रो की हाइट भी बढ़ानी है, देखिए आप नेक्स्ट हम एग्जाम्पल में चलते हैं और यहाँ पे देखिए ये जो हेडिंग हमने बना रखी है ये हेडिंग यहाँ पे आपको पूरी तरह डिस्प्ले नहीं हो रही है, उस सेल का डेटा कट रहा है। कारण ये कि हमने उस फॉन्ट की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी की हुई है, तो बड़ी होने के कारण उस सेल में वो सेट नहीं हो पा रहा है और इस तरह से वो कट रहा है। तो आप उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ से रो की हाइट बढ़ा, क्योंकि ये हमारे पास पर्टिकुलर एक रो है। अब इस रो की हाइट हमें बढ़ानी है तो वही तरीका जो हमने कॉलम को यूज करते किया है वही कर सकते हैं। तो कॉलम की विड्थ बढ़ाने के साथ साथ हम रो की हाइट बढ़ाना चाहें तो जैसे यहाँ पे हमारे पास ये जो रो दे रखी है, यहाँ से हम इसको जिस रो की हाइट बढ़ानी है उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करेंगे तो देखिए ये सेट हो गया, उसकी हाइट बढ़ा दी जाती है। और चाहे तो आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, जैसे हमने इसको वापस पहले जैसा बना दिया है। राइट क्लिक करते हैं, जिस कॉलम की या जिस रो की आपको हाइट या विड्थ कम या ज़्यादा करनी है राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको दे रखा है रो की हाइट। आप यहाँ से भी उसको सेट कर सकते हैं, जैसे हमने कॉलम की विड्थ को सेट की उसी तरह से आप यहाँ पे भी इसको सेट कर सकते हैं। ये ओके कर दिया। देखिए इस तरह से आप इसको सेट करें, और अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको सेट करना है तो आप यहाँ से भी उसको सेट कर सकते हैं। ये इस तरह से सेट हो जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन जो नीचे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे सेल दे रखे हैं और उसमें हमने डेटा दे रखा है। अब इतने बड़े सेल में सिर्फ आपको एक कैरेक्टर ही टाइप करना है। ये अटेंडेंस शीट का जो है परफॉर्मा है। अब यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट और एब्सेंट ही मार्क कर रखी है, लेकिन हमें इतना सारा बड़ा जो सेल दिया हुआ है उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी देखिए टेबल बहुत बड़ी बन रही है, आपको स्क्रॉल से मूव करके आगे की तरफ जाना हो रहा है। तो हम बार बार आगे और पीछे करके हम अपनी उस बड़ी सारी शीट को थोड़ा सा छोटा, यानी जो टेबल बनी है उसको थोड़ा सा छोटा बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि इस सेल में जैसे नाम का कॉलम होता है तो हम उसकी विड्थ बढ़ा के उसको एडजस्ट करते हैं, लेकिन इसको भी एडजस्ट करना है। अब इसको कम करना है तो एक ही को कम करेंगे तो शायद आपको बहुत टाइम लगेगा। और दूसरी चीज है बराबर भी सेट, तो एक साथ बराबर सेट करने के लिए एक्सेल में
एक ऑप्शन और दिया गया है, जब पर्टिकुलर रो या कॉलम को एक साथ हम चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट में जाके कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा रो की हाइट कम करने का भी मौका और कॉलम की विड्थ को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसको कैसे करते हैं? सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करें जहाँ पे आपको कॉलम की विड्थ कम करनी है। जैसे हम ये चाह रहे हैं कि 1 से लेकर जो 31 तक का जो डेटा दे रखा है, जिसमें हमने प्रेजेंट और एब्सेंट मार्क की हुई है, उसकी साइज को हम कम कर लें। तो उसकी साइज को हम कम कर सकते हैं इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करके। तो देखिए आप यहाँ से इसे पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से 31 जो आपके पास दिया गया है उसको आप सेलेक्ट कर लें और उसके बाद फॉर्मेट में जाकर कॉलम की विड्थ, यहाँ से हमने विड्थ देखिए हमने 5 इंच का हमने दे दिया है कि कॉलम की जो साइज है वो इतनी सेट हो जाए। ओके कर दो। तो देखिए यहाँ पे कॉलम की विड्थ जो है वो सभी की कम हो चुकी है और आपकी टेबल जो है थोड़ी सी आपको पूरी उस एक ही शीट में दिखाई दे रही है इस तरह से। तो कॉलम की विड्थ या हाइट, कॉलम की विड्थ और रो की हाइट अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो आप एक एक को अलग अलग भी सेट कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी हम एक साथ करें तो फॉर्मेट ऑप्शन में जाके आप रो की हाइट और कॉलम की विड्थ का ऑप्शन। एक्सेल में किसी भी रो या कॉलम को हाइड करना और उसे वापस अनहाइड कैसे करते हैं, तो आइए जानते हैं। देखिए यहाँ पे एक डेटाबेस तैयार किया हुआ है। इसमें अगर आप पर्टिकुलर किसी रो या कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि आपके पास, जैसे हम पहले रो को हाइड करना देखते हैं। जैसे हमें कोई रो हाइड करनी है, हमने उस रो को सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके ये हाइड का ऑप्शन दे रखा है। तो इससे देखिए यहाँ पे जो 2 रो थी वो हाइड हो चुकी है। इसी तरीके से अगर कोई और अनदर आपको हाइड करनी है तो आप उसको सेलेक्ट करें और होम मेनू में ये फॉर्मेट का ऑप्शन दिया गया है। फॉर्मेट ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है हाइड रो। जैसे ही हम हाइड रो पे क्लिक करते हैं, देखिए 6 के बाद डायरेक्टली 8 आ गया। इसका मतलब ये है कि 7 हाइड हो चुकी है। या फिर आप एक साथ करना चाहते हैं तो आप एक साथ सबको सेलेक्ट करके भी या तो राइट क्लिक करके हाइड करें, चाहे आप ये फॉर्मेट में जाके हाइड अनहाइड के ऑप्शन में हाइड रो करें। तो देखिए 8, 9, 10, 11 जो सेलेक्ट है वो हाइड हो जाएगी। ये देखिए 8 के बाद डायरेक्टली 12 आ गया है। और अगर आप चाहते हैं कि एक साथ नहीं, हम सेलेक्टेड करना चाहते हैं, तो एक को सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें और दूसरा सेलेक्ट करें। जैसे हम 14 और 16 चाहते हैं, 15 को नहीं हाइड करना चाहते, तो हमने ये दोनों कंट्रोल के साथ एक साथ सेलेक्ट कर ली और राइट क्लिक करके या फिर फॉर्मेट ऑप्शन में जाके भी हम हाइड कर सकते हैं। ये हाइड रो। तो देखिए 14 और 16 दोनों हाइड होगी लेकिन 15 नहीं। अब हम बात करते हैं उनको वापस अनहाइड करने की। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें पर्टिकुलर एक वापस रो को अनहाइड करना है, तो जैसे 2 को वापस अनहाइड करना है, दोनों रो को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके अनहाइड का ऑप्शन, ये अनहाइड करेंगे तो देखिए 2 अनहाइड हो चुकी है। उसके अलावा देखिए उसके बाद हमने की है 7 वाली हाइड। तो 6 और 8 को सेलेक्ट किया है, दोनों रो को फॉर्मेट ऑप्शन में जाके हाइड अनहाइड, और इसमें हमने अनहाइड रो किया तो देखिए 7 अनहाइड हो चुकी है। और फिर अगर आप चाहते हैं कि इसमें से पूरी शीट में से टोटल जितने भी हमने रो हाइड किए हैं वो सब एक साथ अनहाइड हो जाएं, तो आप इस पूरी शीट को सेलेक्ट करेंगे। देखिए या तो आप कंट्रोल ए शॉर्ट कमांड को यूज कर लीजिए या फिर आप यहाँ पे अपना कर्सर रख के क्लिक कीजिए, तो पूरी शीट आपकी सेलेक्ट हो जाती है। और फिर चाहे तो आप राइट क्लिक करके यूज करें अनहाइड का ऑप्शन, या फिर फॉर्मेट ऑप्शन में जाके हाइड अनहाइड के ऑप्शन में जाके अनहाइड रो करेंगे, तो जितनी आपने हाइड की थी वो सारी एक साथ अनहाइड हो जाती। देखिए अब आपके सीरीज नंबर सीक्वेंस में वापस आ चुके हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि किसी कॉलम को हाइड और उसको अनहाइड कैसे करते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास जो टेबल है उसमें आपको कॉलम भी हाइड करने हैं। तो कोई पर्टिकुलर एक कॉलम हाइड करना है तो उसको आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉलम और हाइड का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से कॉलम हाइड किया जा सकता है। या फिर अगर आप एक साथ कोई 2-3 कॉलम एक साथ भी सेलेक्ट करके भी आप यहाँ से उसको हाइड कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे और कॉलम
हाइड यहाँ से करेंगे हम हाइड के ऑप्शन से, तो ये हाइड हो जाता है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें अनहाइड करना है वापस, तो अनहाइड करने के लिए वही प्रोसेस हम यूज करेंगे जो हमने रो के समय में किया है। तो जैसे हमें यहाँ पे कुछ कॉलम्स हमने हाइड कर रखे हैं, तो आप उसको सेलेक्टेड कर लीजिए और राइट क्लिक करके अनहाइड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो जो जो कॉलम वहाँ पे हाइड थे वो सारे अनहाइड हो जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका है कि अगर हम किसी भी कॉलम को हाइड करते हैं, तो इसके हम वापस इसको हाइड कर देते हैं। ये देखिए हमने इसको वापस हाइड कर दिया, और फॉर्मेट ऑप्शन में जाके यहाँ पे भी आपको हाइड और अनहाइड का ऑप्शन मिलेगा। अनहाइड कॉलम करेंगे तो वो कॉलम अनहाइड हो जाएगा। या फिर आपको एक तरीका दिया था कि हमें पूरी शीट को सेलेक्ट करके अब हम अनहाइड कर सकते हैं, तो अनहाइड के लिए आपको या तो फॉर्मेट के ऑप्शन में जाएं, फिर अनहाइड करें, या फिर राइट क्लिक करके भी आप अनहाइड कर सकते हैं। एक्सेल में किसी भी रो या कॉलम को ग्रुप और अनग्रुप, देखिए ग्रुप और अनग्रुप कैसे किया जाता है, उसके लिए एक्सेल में एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है जो आपको डेटा टैब में मिलेगा। डेटा टैब में ये ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन दिया गया है। किसी भी रो या कॉलम को अभी के लिए अगर हमें इसको छिपाना है, हाइड करना है, तो हम उसका एक ग्रुप बना के उसको हाइड कर सकते हैं, और वापस दोबारा उसकी ज़रूरत हो उस डेटा की तो हम उसको वापस अनग्रुप कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास टेबल दी हुई है। इस टेबल में हम ये चाहते हैं कि क्वांटिटी, प्राइस, टोटल, डिस्काउंट सारे हाइड हो जाए, सिर्फ इसकी प्रोडक्ट का कितना नेट प्राइस कितना है वो ही पता चले। तो हमें ये सारे बीच के जितने भी रेस्ट जो कॉलम दिए गए हैं इन सभी को हमें हाइड करना। तो हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे, इन कॉलम्स को हम सेलेक्ट करके, और उसके बाद हमें डेटा टैब में ग्रुप ऑप्शन में जाना है। ग्रुप में जाके इसका ग्रुप बना लें, रो या कॉलम। अभी हमने कॉलम सेलेक्ट किए हैं तो हमें कॉलम लेना है, ओके कर देंगे। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके यानी क्वांटिटी से लेकर डिस्काउंट तक के जो कॉलम है वो सारे ग्रुप बना दिए गए हैं। अब एक साथ ग्रुप बना दिए गए हैं, लेकिन अगर हम एक साथ इनको हाइड करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखो सभी के ऊपर आपको एक डॉट दिख रहा है, हर एक उस कॉलम के ऊपर आपको एक डॉट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है इसका ग्रुप बना हुआ है, और एक माइनस का साइन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। इनको हाइड करने के लिए आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए ये सारे वो हाइड हो गए हैं। ए के बाद डायरेक्टली एफ आ गया है, जितने बीच में और जो कॉलम बने हुए थे वो सारे हाइड हो चुके हैं। यानी आपको सिर्फ प्रोडक्ट और नेट प्राइस देखना है, उस प्रोडक्ट की नेट प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको क्वांटिटी नहीं देखना है, उसका डिस्काउंट कितना मिला ये नहीं देखना है, उसका टोटल नहीं देखना है, हमें तो सिर्फ उसका नेट प्राइस कितना है वो देखना है। और वापस उनको हाइड किए को अनहाइड करना है, तो इसी पे आप जैसे प्लस का सिंबल दिख रहा है उस पर क्लिक करें। ये देखिए वापस वो पूरी टेबल आपके सामने वापस आ जाती है। तो आप चाहें तो एक किसी कॉलम को भी, या दो किसी कॉलम को, या तीन किसी कॉलम को अगर आप ग्रुप बना के रखना चाहें तो इस तरह से ग्रुप बना के आप रख सकते हैं। फिर अगर हम चाहें तो इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। अनग्रुप करने के लिए अनग्रुप का ऑप्शन दे रखा है, ये अनग्रुप, और इसको हम अनग्रुप करेंगे। किसको करा था हमने? कॉलम को, तो कॉलम सेलेक्ट किया, ओके। लेकिन आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि जितना आपने कॉलम हाइड और अनहाइड किया था, जब ग्रुप अनग्रुप करते हैं तो वापस उस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करना जरूरी है, नहीं तो ये कंडीशन आपकी हो जाएगी। तो इसको हम देखिए, हम आपको वापस करके दिखाते हैं। जो हमने क्वांटिटी, प्राइस और टोटल और डिस्काउंट का जो हमने ग्रुप बनाया था उसको अनग्रुप करने के लिए वापस उसी एरिया को सेलेक्ट करें, अनग्रुप ऑप्शन में जाएं और अनग्रुप पे क्लिक कर दें, ये कॉलम, ओके। तो देखिए अब कंप्लीटली आपका अनग्रुप हो चुका है। तो जहां से आप ग्रुप बनाते हैं उसी पोर्शन को आप वापस अनग्रुप करना चाहें तो अनग्रुप उसी पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करके ही आप वापस अनग्रुप। उसके बाद ये तो हुई कॉलम की बात, हमने कॉलम को ग्रुप बना के और उनको हाइड कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम रो को भी करें, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखे हैं, CD है, DVD है, CPU है, हार्ड डिस्क है, हेडफोन है, जो जो पर्टिकुलर आप चाहते हैं कि ये हम हाइड कर दें। जैसे अभी हमें यहाँ से मॉनिटर को हाइड करना है, तो हमने मॉनिटर सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने ग्रुप बना के हाइड कर लिया। एक ग्रुप बना दिया, इसका एक ग्रुप बन गया। अब हम लेंगे रो का ऑप्शन, ये ग्रुप बना दिया। इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप बन गया है। फिर आप चाहते हैं कि हम माउस का भी कर दें, तो माउस को भी सेलेक्ट कर लिया, ये ग्रुप कर लिया,
रो को सेलेक्ट किया, ये रो। इस तरह से जो भी आपके पास दिया गया डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप किसी ग्रुप बनाना चाह रहे हैं और उसको हाइड करना चाह रहे हैं तो आप हाइड कर सकते हैं उसका ग्रुप बना के। अब देखिए हमने यहाँ पे 3 आइटम्स पे इनका ग्रुप बना दिया। यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये है कि वहां पे वो ग्रुप बना हुआ है। आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो वो देखिए वो हाइड हो गए हैं, यानी माउस और मॉनिटर दोनों ही यहाँ से सीरीज रो की हट चुकी है। इसलिए यहाँ पे देखो सीरीज नंबर भी 13, 14, 15 और डायरेक्ट 22 आ गए। इनके बीच की जो रो थी वो हाइड है। जैसे रैम है, रैम को भी हमने हाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इस माइनस के साइन पे तो ये हाइड हो गए। तो इस तरह से पर्टिकुलर आइटम को अगर आप हाइड करना चाहें हाइड कर सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम को हाइड करना चाहें हाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो ग्रुप हम डेटा मेनू में जाके ग्रुप बना सकते हैं और फिर उनको हाइड कर सकते हैं। वापस अनहाइड करना है तो उसी पे क्लिक करो, ये वापस अनहाइड हो गया। इसको भी क्लिक किया, ये अनहाइड हो गया। फिर अगर आप चाहते हैं कि हमें मॉनिटर को नहीं, मॉनिटर का अनग्रुप करना है तो खाली मॉनिटर को सेलेक्ट करके अनग्रुप ऑप्शन में जाके अनग्रुप कर दो। रो ही ले रखा है और हमें रो ही लेना है। ये देखिए खाली मॉनिटर का अनग्रुप हुआ है, माउस का नहीं हुआ है, क्योंकि माउस का हमने अलग से लिया था तो अलग से ही हमें वापस उसको अनग्रुप करना होगा। तो आपको वही डेटा सेलेक्ट करना है जहां से आपको अनग्रुप करना है। फिर अनग्रुप ऑप्शन में जाके अनग्रुप कर दिया, ओके कर दिया। ये देखिए यहाँ से भी हट गया और रैम पे भी लगा रखा है हमने ग्रुप, तो रैम से भी हटाना है तो हम अनग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप में जाके अनग्रुप। तो इस तरह से हम किसी भी डेटा को, किसी भी रो या कॉलम को आप ग्रुप करके उसको हाइड कर सकते हैं और उसको हम एज इट इज पोजीशन में लेना चाहते हैं तो उसको अनग्रुप किया जा सकता है ताकि वहां से ग्रुप का ऑप्शन हट जाए और वापस आपका नॉर्मल डेटा जैसा पहले था वैसा ही हो जाए। एक्सेल में ऑटोफिल प्रॉपर्टी, यानी एक्सेल की एक ऑटोफिल प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण हम कोई भी सीरीज नेम, मंथ नेम, डेज नेम अगर हम लिखना चाहें तो डायरेक्टली हम एक कैरेक्टर या एक वर्ड को लिख के हम उसको ड्रैग करेंगे तो बाकी सीरीज भी उसमें ऐड हो जाती है। देखते हैं, आइए जानते हैं कैसे होता है। देखिए सबसे पहले हम अगर कोई सीरीज नेम लिखना चाहते हैं यानी सीरीज नंबर हमें बनाने हैं तो देखिए हम यहाँ पे एक हेडिंग बनाते हैं सीरियल नंबर की। हमने सीरियल नंबर बनाया, अब हमें कंटिन्यू में सीरियल नंबर लेना है। हमने लिखा 1 और उसके नीचे लिखा 2। अब हमें कंटिन्यू में रेगुलरली अगर सीरीज नंबर लेना है तो 1 और 2 को आपको दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना होगा। तो ये सेल हम दोनों एक साथ सेलेक्ट करते हैं। दोनों को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप अपने कर्सर को राइट साइड में रखें। देखिए इसका साइज जो है वो थोड़ा सा आपको चेंज दिख रहा है। अब आप लेफ्ट माउस बटन से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये कंटिन्यू में सीरीज नंबर ऐड हो जाती है। सीरीज नंबर लेने के लिए आपको 1 और 2 यानी जो भी नंबर आपने लिखा है उसी का डिफरेंस आगे वो कंटिन्यू लेता है एक्सेल की ऑटोफिल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप कोई भी नंबर नहीं लिखते हैं, जैसे हमने इसको यहाँ से डिलीट किया, हमने सिर्फ 1 लिखा, 1 के नीचे 2 क्यों लिखा वो देखिए, जब हम 1 लिख के अगर ड्रैग करते हैं तो सेम नंबर कॉपी हो जाता है। इसलिए हमें डिफरेंस में कोई दूसरा नंबर देना है। अगर हम डिफरेंस में कोई दूसरा नंबर देते हैं तभी वो उसको ऑटोफिल प्रॉपर्टी के कारण वो उसको आगे से कंटिन्यू में सीरीज ले लेता है, क्योंकि जो डिफरेंस 1 और 2 में है वही डिफरेंस वो आगे कंटिन्यू ले लेता है। वही डिफरेंस आपको 3 और 4 में दिखेगा, वही 5 और 6 में दिखेगा, वही 6 और 7 में दिखेगा। और एक तरीका और है, यहाँ पे एक आइकन देखिए आपको दिखाई देता है। ये ऑप्शन आपके पास ऑटोफिल ऑप्शन कहलाता है। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी फिल सीरीज वाला ऑप्शन सेलेक्टेड है क्योंकि सीरीज कंटिन्यू में फिल है। अगर हम कॉपी वाला ऑप्शन लेते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से ये नंबर आते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि इसको सीरीज नंबर में ही सेट करें तो फिल सीरीज वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे सीरीज फिल हो जाती है। इसके अलावा अगर आप डिफरेंस में, जैसे हम यहाँ पे 5 लिखते हैं और 5 के नीचे वाले सेल में हम 8 लिखते हैं, तो 5 और 8 में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस हमें कंटिन्यू आगे लेना है। तो आप इन दोनों नंबर को अगर एक साथ सेलेक्ट करते हैं इस तरह से और फिर इसी के राइट साइड में अपना कर्सर रख के इसको ड्रैग करेंगे तो यही डिफरेंस आपको आगे भी मिलेगा। 5 और 8 का डिफरेंस वही 8 और 11 का डिफरेंस वही 11 और 14 का डिफरेंस। जैसे कोई टेबल बनानी हो तो टेबल में जैसे हमें 4 की टेबल बनानी तो हमने 4 और उसके नीचे लिखा 8। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे 4-4 का डिफरेंस आपको कंटिन्यू लेना है तो एक टेबल बन जाती है
तो इसको हम दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके राइट साइड में अपना कर्सर रखा और उसको ड्रैग कर दिया। तो देखिए ये 4 की टेबल इस तरह से बन जाती है। तो आपको सीक्वेंस में कौन सा नंबर आपको देना है वही नंबर आप देंगे। अगर आपने डिफरेंस में कोई नंबर नहीं दिया तो वही सेम नंबर को वो कॉपी कर देता है। और फिर सीरीज अगर आपको चेंज करनी है तो यहां से भी हम सीरीज को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटोफिल प्रॉपर्टी मंथ के नाम पे भी चलती है। जैसे हमें यहाँ पे मंथ के नाम लिखने हैं, अब मंथ के में से कोई भी हम नाम लिख सकते हैं। जनवरी ले सकते हैं, फरवरी ले सकते हैं, मार्च ले सकते हैं। हमने लिखा मंथ और इसको हमने खाली एक मंथ का नाम लिखा और उसको हमने कर दिया ड्रैग। कर्सर वही राइट साइड में रखा है। तो देखिए ये मंथ यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाए जाते हैं। यानी मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वापस वो रिपीट होता जाते हैं जितने आप उसको ड्रैग करते हैं। कोई भी मंथ का नाम लिखे, जैसे आपने जनवरी लिखा तो आपके पास जनवरी के बाद सारे मंथ एक साथ आएंगे। ये हमने लिखा, कर्सर को राइट साइड में रखा और इसको ड्रैग कर दिया। तो देखिए ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे मंथ ऐड हो जाते हैं। इसके अलावा हम वीक डे डालना चाहते हैं तो जैसे हमें यहाँ पे डेज लिखने हैं तो डेज में भी आप कोई भी नाम लिखें। जैसे आप अगर चाहते हैं कि मुझे मंडे लिखना है तो आपने मंडे लिखा। अगर आप शॉर्ट में लिखेंगे तो वो शॉर्ट में बताएगा, अगर फुल में लिखेंगे तो फुल में बताएगा। फिर कर्सर यहाँ रखा, राइट साइड में उसको ड्रैग कर दिया। तो देखिए यहाँ पे सारे डेज आपके पास एक साथ आ जाते हैं। तो आप अगर डेज का नाम, मंथ का नाम या कोई सीरीज नंबर लिखना चाहते हैं तो एक्सेल की ऑटोफिल प्रॉपर्टी से आप कंटिन्यू में सारे मंथ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई टाइम देना हो, जैसे हम कोई टाइम डालना चाहते हैं तो देखिए टाइम का थोड़ा सा आप अगर फॉर्मेट देखना चाहते हैं, जैसे हम कोई नंबरिंग डालते हैं 10:20। हमने 10:20 डाला। देखिए यहाँ पे एक, अगर आपके पास 2 के बाद 0 नहीं आता है तो इंक्रीज इंडेंट करके आप उसका 2 के बाद 0 ले सकते हैं। अब हम अगर इसको खाली सिंगल ड्रैग करते हैं तो देखिए क्या होता है, सेम वही नंबर आगे से आगे कॉपी हो गया है क्योंकि ये फॉर्मेट नंबर में चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमें डिफरेंस में कोई दूसरा नंबर चाहिए तो आप डिफरेंस में कोई दूसरा, यानी आप डिफरेंस में अलग टाइमिंग डालना चाहते हैं। अभी तो सेम नंबर कॉपी हो गया है, हम ये चाहते हैं कि इस पूरी सीरीज में सीरीज नंबर के हिसाब से आए। जैसे देखिए यहाँ पे ऑटोफिल ऑप्शन में जाके हम ये फिल सीरीज करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। देखिए जैसे सीरीज नंबर में हमने फिल्स वाला ऑप्शन यूज किया तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू में वही सीरीज नंबर आ जाता है। और दूसरा, अगर हम टाइम को यूज करते हैं तो टाइम में एक एक घंटा डिफॉल्ट आपको दिखाया जाएगा। 10 के बाद 11, 12, 13, 14 इस तरह से टाइमिंग चल रही है। और उसके आगे जो मिनट है वो मिनट सेम है, यानी सेम कॉपी हो गया है। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो देखिए हम यहाँ पे कुछ और चेंज करके हम इसमें ऐड करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं 10:22। अब 20 और 22 में 2-2 मिनट का डिफरेंस है। अगर हम इन दोनों नंबर को एक साथ सेलेक्ट करके हम इसको कॉपी करते हैं, नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो देखिए वही 2-2 का डिफरेंस आपको सभी मिनट में दिखाया जाएगा। ये देखिए आवर्स वही हैं लेकिन मिनट चेंज हो गया है। इस तरीके से आप इसको ऑटोफिल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप इसमें डेटा को फिल कर सकते हैं जिस टाइप से आप अपने डेटा में लेना चाहते हैं। टाइम मेंशन करना चाहते हैं, डेट मेंशन करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं डेट का। अगर हमें डेट चाहिए, हम ये चाहते हैं कि हमें डेट लेनी है, हमने डेट ली, जैसे आज की हमने डेट डाल दी। अब अगर ये आप डेट को ड्रैग करते हैं तो देखिए आगे से आगे एक एक डे आपको दिखाई जा रही है क्योंकि एक्सेल की ऑटोफिल प्रॉपर्टी ही यही होती है। तो आपके पास जब डेट दी गई है तो नेक्स्ट डे को वो ले लेता है, उसके बाद उसकी नेक्स्ट डे को लेगा, उसकी नेक्स्ट डे को लेगा। हम ये चाहते हैं कि सेम डेट कॉपी हो जाए तो यहाँ पे इस आइकन पे यानी इस ऑटोफिल ऑप्शन पे आप क्लिक करें, कॉपी सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए सेम ही आपके पास डेट कॉपी हो गई है।
और अगर आप चाहते हैं कि सीरीज को कॉपी करना यानी फील्ड सीरीज करेंगे तो देखिए नेक्स्ट डे वाली डेट आपके सामने मेंशन होगी। तो इस तरह से हम अपने डेटा को डेट में, टाइम में, डेज में, मंथ में और सीरीज नंबर में आप एक्सेल में जब भी काम करते हैं तो इस ऑटोफिल प्रॉपर्टी से आपको काफी मदद मिलती है। इसके अलावा देखिए जब हम डेट मेंशन कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें 5-5 दिन का डिफरेंस यहाँ पे मिले। तो डिफरेंस में हमें क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पे नीचे वाले सारे सेल को हमने कर दिया है ब्लैंक और इसके नीचे हमने डेट डाल दी है। जैसे हमने 5 तारीख यानी 5 का डिफरेंस हमने बना दिया और अब हम इन दोनों सेल को एक साथ सेलेक्ट करते हुए फिर ड्रैग करेंगे तो देखिए वही डिफरेंस आगे आपको दिखाई देगा, यानी 5-5 का दिन का डिफरेंस आपके पास यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में हम अगर अपने डेटा को चाहते हैं तो आप एक्सेल की ऑटोफिल प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। शीट के ऑप्शंस, देखिए शीट्स एक्सेल में जो पेजेस होते हैं उनको हम शीट कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक एक्सेल की शीट दिखाई दे रही है। ये एक्सेल की जो शीट है आपको यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ बॉटम में आपको शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि डिफ़ॉल्ट रूप में जब भी आप एक्सेल स्टार्ट करते हैं 3 शीट इंसर्ट होती है। एक्सेल की जो फाइल है वो वर्कबुक कहलाती है और आपकी उसके अंदर जो फाइलें होती हैं, जो पेजेस होते हैं वो शीट्स कहलाते हैं। टोटल शीट एक्सेल में 256 होती है। आप अगर एक एक्सेल की वर्कबुक में काम करना चाहते हैं तो कई सारी शीट आप उस एक ही वर्कबुक में इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्सेल में और शीट कैसे इंसर्ट की जाए। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 शीट्स तो ये दे रखी है और एक अलग से एक शीट और बनी हुई है। अगर हमें और इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे एक आइकन दिया गया है, उस पर हम अगर क्लिक करते हैं तो और शीट इस तरह से इंसर्ट हो जाती है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि हम इस शीट को और भी तरीके से इंसर्ट करें तो देखिए शीट इंसर्ट करने का एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर क्लिक करते जाएं तो 1 बाय 1 जो है वो शीट इंसर्ट होती जाएगी। आप ये चाहते हैं कि मुझे किसी 2 शीट के बीच में एक शीट को लेना है तो शीट 1 और 2 के बीच में लेना है तो 2 को आप सेलेक्ट करके रखें, राइट क्लिक करें, माउस का राइट क्लिक और यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इंसर्ट पे क्लिक करें, वर्कशीट पर क्लिक करें और ओके कर दें। तो देखिए एक शीट जो यहाँ पे इंसर्ट होने वाली थी वो शीट यहाँ पर इंसर्ट हुई, यानी 9 तक तो यहाँ चल रहा है लेकिन 9 के बाद शीट इंसर्ट हुई है 10 यहाँ पर। इसी तरीके से हमें अगर एक तरीका और मिले कि हम और शीट इंसर्ट कर सकें तो हम एक तरीका और दिखाते हैं। 2 और 3 के बीच में अगर हमें इंसर्ट करना है तो आपको अपना 3 सेलेक्ट करके रखना है और आपको इस होम मेनू के इंसर्ट ऑप्शन में जाना है, इंसर्ट को ओपन करना है। यहाँ पे आपको दे रखा है इंसर्ट शीट। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो 3 से पहले एक शीट और इंसर्ट हो जाती है इस तरह से, यानी एक शीट हमने यहाँ इंसर्ट की, एक शीट हमें यहाँ चाहिए थी तो हमने 3 को सेलेक्ट करके रखा और 3 के आगे हमने एक शीट और इंसर्ट कर दी। एक और तरीका है, अगर किसी शीट को इंसर्ट करना है, 2 शीट के बीच में इंसर्ट करना है तो अब देखिए 11 के पहले ही हमें एक शीट की जरूरत है तो हम 11 को ही सेलेक्ट करके रखेंगे और कीबोर्ड से एक शॉर्ट कमांड यूज करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके फंक्शन की F11 को यूज करेंगे, शिफ्ट F11 तो यहाँ पे एक शीट इंसर्ट हो जाती है। हमने 11 को सेलेक्ट करके रखा था इसलिए उस 11 के एक नंबर आगे की तरफ शीट इंसर्ट हुई है। इसके अलावा देखिए आपके पास यहाँ पे कई सारी शीट इंसर्ट हो चुकी है। जनरली हमारे पास जब शीट्स होती हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप में इनमें शीट नंबर ही आता है।
शीट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही आता है, लेकिन आप उनको रीनेम करना चाहते हैं। आपके पास शीट में जो भी डेटा दिया गया है उससे रिलेटेड ही आप अपने शीट का रीनेम करना चाहते हैं। तो रीनेम करने के दो तरीके हैं एक्सेल में। पहला तरीका है इसी शीट पर डबल बार क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इस टाइप से आपको आइकन दिखाया जा रहा है। आप इस शीट का कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे हम मंथ का कोई नाम देते हैं, हमने दिया मई 2018, ये हमने नाम दे दिया मई 2018। यानी मई 2018 का जो भी डेटा होगा हमें पर्टिकुलर इस शीट में ही सर्च करना पड़ेगा। दूसरा एक और तरीका है, जैसे हम इस शीट का भी रीनेम करना चाहते हैं तो इसी शीट को सेलेक्ट करें, माउस का राइट क्लिक करें और रीनेम के ऑप्शन पे चले जाएं। रीनेम पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से आइकन आ गया है। हम इसको देना चाहते हैं जून 2018। तो देखिए इस तरीके से हम दोनों ही तरीका हम यूज कर सकते हैं शीट का रीनेम करने के लिए। चाहे तो आप डबल बार क्लिक करके करें, चाहे आप राइट क्लिक करके। उसके बाद देखिए इसी तरीके से हम हर एक शीट पे कोई ना कोई नाम दे सकते हैं। फिर आपने जो भी वर्क किया है, हर एक शीट पे आपका बहुत सारा डेटा दिया हुआ है और बहुत सारी शीट्स आपने इंसर्ट की हुई है। जनरली कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो शीट का डेटा है वो हमें यहाँ न जाके पीछे कहीं पे लेना है, या पीछे वाली कोई शीट पे जो वर्क किया हुआ है उससे हमें आगे मूव करना है। तो सिंपल सा तरीका है उस शीट को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। जैसे हमें शीट 9 को उठाकर आगे की तरफ लाना है, किसी पर्टिकुलर शीट के आगे या पीछे, तो हम उस शीट के डेटा को नहीं डिस्टर्ब करेंगे, केवल हम उस शीट को ही ड्रैग कर लेंगे आगे की तरफ। तो हमें इसको सेलेक्ट करना है, केवल आपको लेफ्ट माउस बटन प्रेस करना है और इसको आगे ड्रैग करना है। जहां भी आप इसको ले जाना चाहते हैं वहां पे आप ले जा सकते हैं। जैसे हमें इसको और आगे मूव करना है तो हम इसको लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके रखेंगे और इसको आगे की तरफ मूव करेंगे। यानी कोई भी सामान हम एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रखते हैं, वैसे ही हम शीट की पोजीशन बदल सकते हैं। किसी भी पोजीशन पे उसको बाद में सेट किया जा सकता है। पीछे वाली शीट को आगे लाया जा सकता है, आगे वाली शीट को पीछे ले जाया जा सकता है। केवल आपको उसको लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके रखना है। इसके बाद हमें किसी शीट की डुप्लीकेट कॉपी बनानी हो, जैसे हमने कोई फॉर्मेट तैयार किया है, जैसे हमने ये अटेंडेंस शीट बनाई हुई है। अब आप ये चाहते हैं कि हर मंथ में यही अटेंडेंस शीट रहे, केवल मंथ चेंज कर देंगे, तो आपको इसी का फॉर्मेट कॉपी करना है सेम। अगर आपने यही शीट वापस दोबारा नई शीट में तैयार की तो शायद आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आपको यही फॉर्मेट लेने के लिए इस शीट की कॉपी बनाना है, और कॉपी बनाने के लिए पोजीशन के साथ साथ हम कंट्रोल यूज करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसको आगे की तरफ मूव कर देंगे, तो इसी शीट की डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। यानी दोनों ही शीट में आप सेम वर्क देख पाते हैं, सेम फॉर्मेट आप देख पाते हैं। अगर आपको और भी इसकी कॉपी बनानी हो तो कंट्रोल प्रेस करके उसकी पोजीशन चेंज कर दें। तो इस तरीके से एक ही शीट की हम कई सारी कॉपी बना सकते हैं, फिर आप उसको रीनेम कर दें अपने तरीके से। इसके बाद हमें किसी भी शीट के डेटा को या किसी भी शीट को डिलीट करना हो, तो डिलीट करने का जो तरीका है, जैसे हमारे पास एक्स्ट्रा इंसर्ट हो गई ये शीट, तो हम डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और डिलीट ऑप्शन में जाके यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है क्या आप कंफर्म है इस शीट को डिलीट करने के लिए, क्योंकि ये जो शीट है ये परमानेंटली डिलीट होगी और आपका ये जो डेटा है वह भी डिलीट हो जाएगा। दोबारा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप ये सारा डेटा वापस इस शीट में ला सकें। तो अगर ये शीट डिलीट होती है तो वो परमानेंटली डिलीट होती है। अगर आप कंफर्म हैं तो आप इसको डिलीट कर दें, अदरवाइज इसको कैंसिल कर दें। हमने इसको यहाँ से कर दिया है डिलीट, तो यानी वो शीट जो हमने इंसर्ट की थी वो डिलीट हो चुकी है। इसी तरीके से हमें एक शीट और अगर डिलीट करनी है तो डिलीट करने का जो दूसरा तरीका है वो होम टैब में जाकर
यहीं पे आपको मिलेगा डिलीट का ऑप्शन। डिलीट ओपन करेंगे और डिलीट शीट यहाँ से कर देंगे, तो ये वाली शीट हमारी डिलीट हो जाती है। हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो गई। तो इस तरीके से शीट को जिस तरह से इंसर्ट किया जाता है उसी तरीके से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। फिर हम अगर किसी शीट को हाइड करना चाहते हैं, हो सकता है आपके पास बहुत सारी शीट्स हैं और आप वर्क करने में थोड़ा सा परेशानी महसूस करते हैं, तो आप उसको हाइड कर सकते हैं बीच वाली किसी भी शीट्स को। तो जैसे हमें ये वाली शीट हाइड करनी है, तो इसी शीट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें और यहाँ से हाइड पे क्लिक कर दें, तो वो वाली शीट हाइड हो जाती है। जिस भी शीट को, जैसे हम मई 2018 को हाइड करना चाहते हैं, राइट क्लिक करें और हाइड कर दें। यहाँ से जून 2018 को भी हाइड करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करके हाइड कर दें। इस अटेंडेंस शीट को भी हम हाइड करना चाहते हैं, राइट क्लिक करके उसको हाइड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपके पास कई सारी शीट्स हाइड हो चुकी है। जब हाइड होती है, वापस आप उन शीट को लाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके अनहाइड पे क्लिक करेंगे। तो जितनी शीट्स आपने हाइड की है वो सारी यहीं पे आपको दिखाई देगी। जैसे हमें मई 2018 वापस लेना है तो इसको सेलेक्ट करके ओके कर दें, तो ये वापस आपके उसी पोजीशन पे सेट हो जाती है। या हमारी जो अटेंडेंस शीट है वो हम वापस लाना चाहते हैं तो अनहाइड करके वापस उस अटेंडेंस शीट को हम ला सकते हैं। ये देखिए हमारी अटेंडेंस शीट वापस आ जाती है। तो किसी भी शीट को हाइड करना या अनहाइड करना, उसी टेप पर यानी उसी शीट पर अपना राइट क्लिक करके हम ये हाइड और अनहाइड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फिर आप अगर किसी शीट को अलग अलग कलर देना चाहते हैं तो आप कलर भी दे सकते हैं। राइट क्लिक करें, टेप कलर पे जाएं और यहाँ से कोई भी कलर सेट कर लें। देखिए यहाँ पे ये कलर सेट हो जाता है इस तरीके से। किसी भी शीट पे आप कलर देना चाहें, राइट क्लिक करें, टेप कलर करें और यहाँ से कोई कलर चूज कर लें। इस तरीके से उस शीट पर कलर ऐड हो जाता है। ये टेप कलर, इस तरीके से आप उस शीट को कलर दे सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस शीट के दिए गए हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी शीट्स है, उनको कैसे अरेंज करना होता है, उनको रीनेम करना, उनको डिलीट करना, उनकी पोजीशन चेंज करना, उनको हाइड या अनहाइड करना, तो ये सारे ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सेल में। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन, देखिए जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें अपना टेक्स्ट उस सेल में अरेंज करना। अब कैसे अरेंज करना है, उसको राइट साइड में लेना है, उसको लेफ्ट में लेना है या उसका सेंटर अलाइनमेंट लेना है, तो उसके लिए हमारे पास होम टैब में अलाइनमेंट का एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें टेक्स्ट अलाइनमेंट दे रखा है। अब आप हेडिंग को कैसे अरेंज करना चाहते हैं, बाकी रेस्ट डेटा को कैसे अरेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम देखिए यहाँ पे जो एक टेबल बनी हुई है इसमें कुछ हेडिंग भी बनी हुई है और नीचे कुछ टेक्स्ट डेटा भी है। हमें इस सबसे पहले ये जो हेडिंग बनी हुई इसको हमें सेट करना है। उस पर्टिकुलर सेल में उसको सेट करने के लिए आप उसको चाहे तो सेंटर अलाइनमेंट ले लें, चाहे आप लेफ्ट अलाइनमेंट ले लें, चाहे आप टॉप वाला अलाइनमेंट ले लें। अलग अलग टाइप से अलाइनमेंट है। अगर आप इसकी विड्थ जो है वो थोड़ा कम करना, हाइट जो थोड़ा कम करना चाहते हैं तो उसको टॉप में ले लिया, लेकिन हम उसको सेंटर अलाइनमेंट लेना चाहते हैं तो सेंटर में ले लेंगे। इस तरह से अलग अलग अलाइनमेंट ऑप्शन दे रखे। ये तो हुआ हमारी हेडिंग के ऊपर, लेकिन हम ये चाहते हैं नीचे जो टेक्स्ट दिया गया है उस पे भी हमें अलाइनमेंट सेट करना है। तो हम अपने टेबल को सेलेक्ट करेंगे और टेबल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अलाइनमेंट का ऑप्शन यूज करेंगे। जैसे हम चाहते हैं कि लेफ्ट साइड में रहे हमारा टेक्स्ट, तो हमने लेफ्ट साइड में ले लिया, ताकि क्या है कि अगर हम इसकी सेल की साइज को कम करना चाहें तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, ताकि स्पेस ज़्यादा आपको नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा इसको अरेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अरेंज करने के लिए या तो इसकी फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम करना है या इसका टेक्स्ट आप किसी और एंगल में सेट कर सकते हैं। तो आपके पास ये जो नाम में ब्लैंक स्पेस जितना दिख रहा है वो नहीं दिखेगा।
जैसे मोबाइल नंबर है, अगर हम मोबाइल नंबर में इतना जो स्पेस दिख रहा है पीछे, अगर हम उसको कवर करना चाहें तो इसका हमने अलाइनमेंट सेट करके हमने इसको सेट कर दिया। डेट ऑफ बर्थ में भी आपको काफ़ी सारा स्पेस दिख रहा है, तो इससे हमारी जो टेबल है वो एडजस्ट हो सकती है। उसके बाद अगर हम चाहें तो इसको हमें सेट करना है सेंटर में, तो सारा डेटा जो है वो इस टाइप से सेंटर में सेट हो जाएगा। उस सेल के सेंटर में आपका टेक्स्ट जो है वो सेट हो जाता है। फिर अगर आप चाहते हैं तो इसको राइट साइड में भी सेट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। सारा टेक्स्ट जो है जैसे पहले हमारा लेफ्ट साइड में सेट हुआ था, वैसे ही हम इसको राइट साइड में भी सेट कर सकते हैं। तो ये अलाइनमेंट के ऑप्शन है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बॉटम अलाइन मिलेगा, यानी बॉटम है, लेकिन उस सेल की साइज जितनी है उसके अकॉर्डिंग वो आपको क्लियरली नजर नहीं आ रहा है कि उसमें क्या चेंजेस हुआ है। जैसे हम यहाँ पे इसमें चेंज करते हैं, बॉटम अलाइन लेते हैं तो ये बॉटम में आ जाता है, कुछ इस तरह से, क्योंकि सेल में साइज, सेल की साइज काफी ज्यादा होने की वजह से वो आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये सेल की साइज कम है और वो टेक्स्ट उसमें बिल्कुल फिट है, इसलिए आपको बॉटम अलाइन नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम बॉटम अलाइन किसी ऐसे सेल पे लेते हैं जहाँ पे स्पेस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वहां पे आपको ये दिखाई देगा। इसके अलावा हम मिडिल अलाइन लेना चाहते थे, मिडिल अलाइन है, और अगर हम टॉप अलाइन लेना चाहते हैं तो टॉप अलाइन। जैसा हम चाहें वैसा हम अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं। जनरली हम देखिए डिफॉल्ट रूप में तो यहाँ पे लेफ्ट ही आता है, लेकिन अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हम हेडिंग को और रेस्ट बाकी डेटा को अलग अलग तरह से भी सेट कर सकते हैं। जितना डेटा हम सेलेक्ट करेंगे वहीं पे वो चेंजेस हो सकता है। तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन ले लिया, ये देखिए इस तरह से। तो हमारे डेटा को हम परफेक्टली सेट कर सकते हैं अलाइनमेंट के ऑप्शन से।